नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी फिर से एक बार उपस्थित हूँ। कक्षा 9वीं लोक भारती गज़ल उड़ान भाग 2, जिसके कवि हैं चंद्रसेन विराट जी। तो बच्चों, भाग 1 में हमने देखा कि किस तरह से चंद्रसेन विराट जी ने मानवीय गुणों, अपने जो ऊपर के 5 शेर उन्होंने लिखे हैं, उनमें मानवीय गुणों के बारे में बताया है। पहले शेर में स्वाभिमान, दूसरे शेर में विनम्रता, तीसरे में हौसला, चौथे में बुलंदी और 5वें में दूरदृष्टि जैसे मानवीय गुणों के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो अगला उनका जो शेर है वो है, जो हम भाग 2 में पढ़ने वाले हैं, वो है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। देखो कितने सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखा है। कह रहे हैं कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है। अब यहाँ पे उड़ान जो है वो हमारी जो इच्छा, हमारे जो सपने होते हैं उसे दर्शाता है। तो कवि कहते हैं, विराट जी कहते हैं कि जो जितना ज्यादा उड़ता है, जिसकी उड़ान जितनी ज्यादा ऊंची होती है, उसको थकान भी कैसी होती है? अधिक होती है। बड़े बड़े काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अथक, यानी बिना थके परिश्रम करना पड़ता है। और जो बिना थके परिश्रम करता है उसे ही उसकी मंजिल मिलती है। जो समझ में आया? तो कवि का कहना यह है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये थी इस पंक्ति का अर्थ। अगला पंक्ति है, अगला शेर है उनका, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वही ज्यादा देख सकता है। अर्थात जो दिन भर बग 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 बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत कम होता है। वो सिर्फ बोलने में अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी एनर्जी गवा देते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसका ध्यान चारों तरफ होता है, उसकी आंखें बोलती है। अर्थात बिना कहे भी कुछ बातें देखकर हमारी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है वो हमारी आंखें देख लेती हैं और हमें समझ में भी आ जाता है। उसके लिए बोलना जरूरी नहीं है। आंख ही हमारी क्या हो जाती है? जुबान बन जाती है। अगली पंक्ति है, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साएबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साएबान होती है। साएबान का अर्थ है छाया देने वाला। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कड़ी मेहनत करता है या कड़ी धूप में, हमारी हथेली ही हमें छाया दे पाती है। अर्थात विपरीत स्थितियों में हमारे हाथ ही हमें राहत दिला सकते हैं। अब यहाँ पर कवि का कहना यह है कि किस तरह से हमें दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। बस हथेली ही हमारी हमको, यह जो हमारा हाथ है, हमारे हाथों में जो शक्ति है वही हमें कामयाबी तक पहुंचाती है। विकट परिस्थिति में वही हमारा सहारा बनता है। कभी कभी क्या होता है कि परिस्थिति ऐसी आ जाती है जीवन में, हम निराश हो जाते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं होती है या हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे समय पर यदि आपको
अपने हाथों पर, अपनी शक्तियों पर, अपने हौसले, अपनी इच्छा पर यदि आपको भरोसा है तो आप काम करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब परिस्थिति विकट हो तो हमारे हाथ ही हमारा सहारा बनते हैं। जिस तरह से जब धूप में हमारी आंखों पर रोशनी पड़ती है तो हमारे हाथ जो है हमारी आंखों की छाया बन जाते हैं, उसी तरह से हमारी जो हथेली हमारे आंखों की छाया बन जाती है। उसी तरह से विकट परिस्थिति में हमें ही स्टैंड होना है, हमें ही खड़े रहना है, दूसरों पर भरोसा या दूसरों के सहारे नहीं रहना है। अगली पंक्ति जो है, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक कान से सुन नहीं सकता और एक जुबान से बोल नहीं सकता, ऐसी जोड़ी ही जीवन का वक्तव्य है, यानी जीवन को दर्शाता है। एक बहरे को एक गूंगा दे, यानी एक जो है वो बहरा है, सुन नहीं सकता, दूसरा जो है वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। और यही परिस्थितियां, ऐसा ही जिंदगी को बयान होती है, यानी जिंदगी अपने आप को बयान कर रही है। अर्थात जीवन में हमें न बुरी बातें, कटु वचन बोलने हैं और ना ही सुनने हैं। इन्हें बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको कड़वी बातें बोलेंगे, जो आपको भला बुरा बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उस समय आपको बहरा बन जाना है। जब आप ऊंचाई या अपनी मंजिल को तय करते हैं तो उस समय बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, आपके मनोबल को घटाते हैं। तो उस समय अपने कान को कच्चा नहीं करना है, अर्थात सुनकर आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाना है। आपको उस समय बहरा बन जाना है, यानी आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, और गूंगा यानी उनको जवाब भी नहीं देना है। आपका काम, आपकी मेहनत उनको जवाब देगी, और इसे ही जिंदगी कहा जाता है कि अच्छे बुरे समय में आपको कुछ नहीं बोलना है, बल्कि आपके काम जो है वो लोगों को उत्तर देंगे। अगली पंक्ति है, तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है। तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है। आप ध्यान देंगे कि जब एक व्यक्ति धनुष बाण लेकर धनुष बाण लेकर क्या करता है, जब उस धनुष पर वो तीर को खींचता है तो वो खींचकर कहाँ तक लेके जाता है, अपने कानों तक, यानी दूर तक खींचता है। और उसके बाद जहां उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक वो तीर पहुंचती है। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसी के बाण अचूक और दूर तक जाते हैं जिसकी कमान कान तक होती है। अर्थात सफलता पाने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। यानी यदि आपको मंजिल पाना है, आपको सफलता पाना है, तो आप में एकाग्रता होना जरूरी है। यानी जब एक धनुषधारी जो है वो तीर को बड़े ही दूर तक, यानी अपने कान तक खींचता है, दूर तक खींचता है, तब जाकर लक्ष्य पर वो तीर लगता है। उसी तरह से जब आप एकाग्र होकर अपने काम में जुट जाएंगे, तब कोई भी आपको रोक नहीं सकता है और आप सफलता की मंजिल को जरूर पा सकेंगे। इसके बाद है, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक शायर की जिंदगी कैसी होती है,
धूप दान की तरह होती है। देखो जिस तरह से हमने यहाँ पर इतने शेर पढ़े, तो ये हमें कुछ ना कुछ जिंदगी के बारे में सिखाती है। धूपदान यानी जिसमें हम जैसे कपूर, फिर अलग अलग जो गंध द्रव्य है, जिसे सुगंधित गंध द्रव्य धुआं करते हैं जो जिस पात्र में, उसे क्या कहा जाता है? धूपदान। तो कवि कहते हैं कि खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। यानी एक शायर की जिंदगी धूपदान की तरह होती है, जो जीवन मूल्यों की महक अपनी शायरी में या फिर कविता में भर देता है और साहित्य को क्या करता है? लिटरेचर को क्या करता है? महका देता है। अर्थात पूरी, जैसे हम उनके शायर को, उनके शेरों को, उनके गजलों को पढ़कर, उनकी कविताओं को पढ़कर हम जिंदगी में थोड़ा सा आनंदित हो जाते हैं जिस तरह से, तो ये धूपदान की तरह काम करता है हमारे जीवन में, खुशबू फैलाने का काम करता है। तो ये कविता यहाँ पर, ये उड़ान जो है यहाँ पर समाप्त होता है। कवि ने बड़े ही खूबसूरती से इस कविता को यहाँ पर प्रस्तुत किया है।